रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश से जनजीवन प्रभावित। वज्रपात से 4 की मौत। अगले 2 दिनों तक कई इलाकों में तेज हवा के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी। विधानसभा के बजट सत्र में आज कई विभागों की अनुदान मांगों और कटौती प्रस्ताव पर होगी चर्चा। मंत्री राधाकृष्ण किशोर बीमार, सो दिव्य कुमार देखेंगे विधायी कार्य। साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। देवघर और जामताड़ा से 19 अपराधी गिरफ्तार। और रांची में राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप की शुरुआत। 600 से अधिक खिलाड़ी हो रहे हैं शामिल। झारखंड अस्मिता महिला हॉकी में आज खेले जाएंगे क्वार्टर फाइनल मुकाबले। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज सवेरे से ही तेज हवा के साथ रुक-रुक कर बारिश हो रही है। इससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। पिछले 24 घंटे के दौरान बारिश और वज्रपात से पलामू, गुमला, लोहरदगा और देवघर में 4 लोगों की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के सभी जिलों में 23 मार्च तक तेज हवा के साथ बारिश होने और कहीं-कहीं ओलावृष्टि और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बेमौसम बारिश से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हजारीबाग में भी बेमौसम बारिश का असर खेती किसानी पर पड़ा है। किसानों का कहना है कि बारिश के कारण धनिया, सरसों और अन्य सब्जियों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। अब आदमी को तो प्रॉब्लम है मनुष्य को, तबीयत खराब, सर्दी, खांसी, बुखार, ये सब के लिए तो बढ़ेगा ही। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि खेती के लिए भी नुकसान है। रबी के फसल के लिए तो अभी पक चुका है, उसमें कटनी भी चालू हो चुका है, जिससे किसानों को बहुत नुकसान भी हो सकता है। में सुबह सुबह ओलावृष्टि भी हुई थी, तेज़ का आंधी तूफान चला है, उससे गेहूं का फसल काफ़ी बर्बाद हुआ है और सरसों जो पक चुका था, खेत में था, वो झड़ा है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इस आफत की बारिश ने किसानों को कमर तोड़ने का काम किया है। उधर उपराजधानी दुमका में भी कल से रुक-रुक कर हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बारिश से गेहूं की फसलों को फायदा हो सकता है। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज 8वां दिन है। संसद के दोनों सदनों में कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। इसके अलावा लोकसभा में सरकार की ओर से आज केंद्रीय बजट पास कराया जाएगा। इसके लिए भाजपा ने अपने सांसदों को व्हीप जारी किया है। इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान दोनों ही सदनों में लोकहित से जुड़े प्रश्नों का उत्तर संबंधित मंत्रियों ने दिया। सुनिश्चित होता है कि बजट निर्धारित समय के भीतर पारित हो जाए। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां 11 बजे से संसद की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। दोनों ही सदनों की कार्यवाही इस समय चल रही है और आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इस समय कार्यवाही चल रही है। संसद के बजट सत्र का ये दूसरा चरण है जिसका आज 8वां दिन है और दोनों ही सदनों में आज कई विधायी कामकाज हैं जो सूचीबद्ध है, जिसमें 11 बजे की कार्यवाही के बाद ये सब शुरू हो चुका है। जहां लोकसभा में बजट को पारित कराने के लिए व्हिप जारी किया गया है और आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है। गिलोटिन के जरिए बजट पारित कराने की तैयारी में इस समय और इसीलिए व्हिप भी जारी किया जा चुका है। गिलोटिन के जरिए वित्त विधेयक पारित कराने की पूरी तैयारी की जा चुकी है और साथ ही साथ ये तस्वीरें दोनों ही सदनों की कार्यवाही की चल रही हैं, जहां सभापति जगदीप धनखड़ राज्यसभा की कार्यवाही करा रहे हैं, वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लोकसभा की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए।
विधानसभा के बजट सत्र का आज 15वां दिन है। आज विभिन्न विभागों की अनुदान मांगों और कटौती प्रस्तावों पर चर्चा सदन की कार्यसूची में शामिल है। इसके अलावा प्रश्नकाल के दौरान विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र से जुड़े जनहित के मुद्दे सदन में उठाए, जिसका जवाब प्रभारी मंत्रियों ने दिया। इस दौरान कई मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तकरार देखने को मिली। माननीय सदस्य राज सिन्हा जी, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, बड़े भारी मन और दुखी मन से आपसे आग्रह करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। बड़े दुखी मन से कि फिर छठी बार मेरे प्रश्न का उत्तर हमको नहीं मिला और आप कहते हैं दिखवा लेते हैं, इसके बाद भी उत्तर नहीं आया उन 5 प्रश्न का। ये छठा प्रश्न है। आप राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक 25 मार्च को होगी। यह जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय निगरानी विभाग ने दी है। विभाग के मुताबिक कैबिनेट की बैठक शाम 4 बजे अथवा विधानसभा की बैठक के तुरंत बाद होगी। बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत करीब 119 लाख नए मकानों के निर्माण को स्वीकृति मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि इस योजना ने लाखों शहरी गरीबों के सिर पर छत देने का काम किया है। मैया सम्मान योजना का राज्य में हाल बेहाल है और कई महिलाएं राशि नहीं मिलने से परेशान हैं। सरायकेला खरसावां जिले के प्रखंड अंचल कार्यालय लाभुक कार्यालय का चक्कर काट रही हैं। मंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर लगातार विसंगतियां देखने को मिल रही हैं। कई महिलाओं के खाते में योजना राशि का भुगतान नहीं होने से उनकी परेशानी बढ़ गई है। गम्हरिया प्रखंड कार्यालय में हर रोज सैकड़ों महिलाएं राशि भुगतान की उम्मीद लिए पहुंच रही हैं। महिलाओं ने कहा कि उन्हें पिछली किश्त तो मिली थी, लेकिन इस बार का भुगतान नहीं किया गया। सारा पैसा आया, मैया योजना का इस बार तो नहीं आया। आके ब्लॉक में बैठे हुए हैं, परेशानी हो रही है। आया है लेकिन ये वाला नहीं आया। पहले त्रुटि नहीं था, त्रुटि दिख रहा है। प्रखंड कार्यालय पहुंची कुछ महिलाओं ने बताया कि उन्हें अभी तक कोई किश्त नहीं मिली है। 1,000 करके दिया है, 2500 रुपया दिया, फीस नहीं। मेरा सब चीज ओके है, तब पर भी नहीं दे रहा। इधर प्रखंड कार्यालय में एक सूचना भी लगाई गई है, जिसमें लिखा गया है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पोर्टल 4 जनवरी से बंद है। पोर्टल के फिर से खुलने पर सभी लाभुकों का डेटा जांचा जाएगा। सरायकेला खरसावां से अनूप की रिपोर्ट। साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने देवघर और जामताड़ा जिले से 19 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। देवघर से 12 साइबर अपराधी पकड़े गए हैं, जबकि जामताड़ा से 7 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। जामताड़ा के पुलिस अधीक्षक एहतेशाम बकारब ने बताया कि अपराधियों के पास से 7 आईफोन समेत 32 मोबाइल बरामद किए गए हैं। इसके अलावा कई अन्य आपत्तिजनक चीजें भी मिली हैं। इस क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके पास से हमने कुल 32 मोबाइल जब्त किया और 37 मोबाइल सिम और 5 मोटरसाइकिल भी जब्त किया। इनके पास से आईफोन ही मिले हैं 7 की मात्रा में और इनके पूर्व का आपराधिक इतिहास चेक किया जा रहा है। अभी तक नहीं मिला, लेकिन अनुसंधान में आगे जो भी आएगा हम लोग उसको दर्शाएंगे। ये इनका मॉडस ऑपरेंडी इस तरह था कि ये गूगल जो ई-कॉमर्स की कंपनियां हैं उनके माध्यम से फोन कॉल करते थे और लोगों को लुभाते थे और उनके झांसे में जो आते थे उनको अपना विक्टिम बना के उनके खाते से पैसे निकालते थे। गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र में एक व्यवसायी से लूटपाट के 2 आरोपियों को पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार किया है, जबकि कई आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से लूटी गई राशि में से 18,000 रुपए नगद, जेवरात और 3 बाइक बरामद किया गया है। दो व्यक्ति जो गंगाधर पासवान और निक्कू कुमार पासवान
ये दोनों ही जो है वो जमुई बिहार के रहने वाले हैं। इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है और इनके पास से TVS अपाची मोटरसाइकिल, TVS राइडर मोटरसाइकिल, होंडा मोटरसाइकिल, ये 3 मोटरसाइकिल बरामद की गई है और चांदी के कुछ जेवरात बरामद हुए हैं। साथ ही साथ पीतल का बना कुछ सामान जो इन लोगों के द्वारा ले जाया गया था। इसके अलावा 18,900 रुपया नकद, इन सभी चीज़ों की बरामदगी की गई है। गुमला पुलिस ने नशा कारोबारियों पर शिकंजा कसते हुए बसिया थाना क्षेत्र से 10 किलोग्राम गांजा और गुमला से 80 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में पलामू निवासी आशुतोष कुमार मिश्रा, राजन कुमार और एक अन्य शामिल है। सेवन कर रही सूचना पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय के नेतृत्व में एक टीम गई और छापामारी टीम द्वारा 2 लड़कों को पकड़ा गया, जिनके पास से जो है ब्राउन शुगर 0.80 ग्राम बरामद हुआ। इसमें 2 लड़के हैं, एक का नाम राजन कुमार है और एक का नाम सूर्य प्रताप सिंह है। राजन कुमार पूर्व में भी नशे के कारोबार करने के आरोप में जेल जा चुके हैं। सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार कई योजनाएं चला रही है। वहीं दूसरी ओर झारखंड की उपराजधानी दुमका के कई दवा दुकानों में धड़ल्ले से प्रतिबंधित कफ सिरप और दवाइयां बिना डॉक्टर की पर्ची के बेचे जाने का मामला सामने आया है। देखिए रिपोर्ट। उपराजधानी दुमका के कई दवाखाना में प्रतिबंधित कफ सिरप और दवाइयां बेचने के मामले में कार्रवाई हुई है। अनुमंडल दंडाधिकारी कौशल कुमार ने टीम गठित कर दुधानी चौक के पास संचालित दवा दुकानों से भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप और टैबलेट्स बरामद किए हैं। साथ ही 3 दवा दुकानों को सील करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। दुमका में लगातार ऐसे शिकायत प्राप्त हो रही थी कि बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से जो ड्रग्स बैन किया हुआ है, जिसको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं देना है, जो सिलेक्टिव ड्रग है, वैसे ड्रगों का लोग यहाँ बेचते हैं। इसी सिलसिले में आज 3 मेडिकल दुकान में छापामारी की गई है। दुमका में अवैध रूप से फल फूल रहे दवाइयों के कारोबार के खिलाफ सख्त अभियान चलने से दवा कारोबारियों में हड़कंप का माहौल है। देर रात तक चली कार्रवाई ने दवा व्यापारियों की नींद उड़ा दी है। छापेमारी के दौरान असिस्टेंट ड्रग डायरेक्टर उत्कल मणि ने कहा कि सील किए गए दुकानों के संचालक चिकित्सीय परामर्श के बिना दवाइयां बेचते पाए गए। इसका इस्तेमाल नशे के रूप में किया जा रहा है, जो कि आदत हो जाती है। कोडीन पीने से आदत हो जाती है, अल्प्राजोलम की भी आदत हो जाती है। अवांछित रूप से जहां बिना चिकित्सीय परामर्श के दवाओं का सेवन एक और शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, वहीं अवैध रूप से प्रतिबंधित दवाओं की खरीद बिक्री करना कानूनन अपराध है। दूरदर्शन समाचार के लिए दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। रांची जिले के बुंडू थाना क्षेत्र स्थित रांची टाटा मुख्य मार्ग पर तुंजू मोड़ के समीप एक तेज रफ्तार कार ने बुजुर्ग महिला पुरुष को टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों ने गंभीर अवस्था में दोनों को बुंडू अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची रेफर कर दिया गया है। घटनास्थल पर पहुंची बुंडू थाना की पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और छानबीन में जुटी है। अक्सिया से आ रहा था, अक्सिया से आ रहा था, फिर यहाँ बस से जैसे उतर के साइड में एकदम रोड का एकदम साइड में आ रहा था, तो उधर से रेत पूरा रफ्तार में आ रही थी कार, और डिवाइडर पे चढ़ के फिर इधर आके ये लोग को इधर रोड का किनारे आके। हम लोग का जो तुंजू मोड़ में बहुत दिन से प्राय यही हो रहा है कि बहुत एक्सीडेंट प्रतिदिन चल ही रहा है, तो हम लोग को इस चीज़ को गांव वाला भी हम लोग का समर्थन है कि हम लोग के तुंजू मोड़ में ब्रेकर होना चाहिए। गढ़वा सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने अपने साप्ताहिक कार्यक्रम कॉफी विद एसडीएम के तहत शहरी क्षेत्र के निजी विद्यालयों के संचालकों से संवाद किया।
इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी ने अभिभावकों से मिली शिकायतों को संचालकों के समक्ष रखा। एसडीएम ने कहा कि एनुअल चार्ज, फीस वृद्धि, बार-बार किताबों में परिवर्तन, स्कूल बसों में ओवरलोडिंग और शिक्षा का अधिकार को लेकर अभिभावकों ने चिंता जताई है, जिसे दूर करने की आवश्यकता है। इस दौरान करीब 40 निजी स्कूल के प्रबंधक और संचालक मौजूद रहे। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ में आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3 दिवसीय बैठक आज से बेंगलुरु में शुरू हो रही है। बैठक का उद्घाटन आरएसएस के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत करेंगे। अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन मंत्री बीएल संतोष जैसे बड़े नेता मौजूद रहेंगे। बैठक में सरसंघ चालक मोहन भागवत का संबोधन भी होगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। इस दौरान बांग्लादेश में हिंदू उत्पीड़न और संघ के 100 वर्ष के काम पर प्रस्ताव पेश किया जाएगा। साथ ही संघ कार्य विस्तार की योजना पर विचार विमर्श किया जाएगा और देश समाज से जुड़े विभिन्न विषयों पर गहन मंथन भी किया जाएगा। सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया प्रखंड के आसियाना मोड़ के पास अवैध रूप से संचालित स्क्रैप टाल में अंचल अधिकारी कुमार अरविंद बेदिया ने छापेमारी की। इस दौरान कई गड़बड़ियां नजर आई। अंचल अधिकारी ने बताया कि टाल में टाटा स्टील से निकलने वाले स्लैग, घरों के टूटे ताला, समरसेबल पंप समेत कई सामग्रियां मिली हैं। उन्होंने बताया कि टाल में मौजूद कर्मी से बिजली और नापतौल विभाग से संबंधित सवालों का जवाब नहीं मिला। संचालक द्वारा भी फोन पर सही जवाब नहीं दिया गया। अंचल अधिकारी ने संचालक को टाल से जुड़े सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। टाल को देखने वाले एक सुपरवाइजर से बात करने पर जब दस्तावेज की मांग की गई तो किसी भी तरीके का कोई दस्तावेज नहीं मिला, ना जमीन संबंधी दस्तावेज है और इस टाल में बिजली का भी प्रयोग किया जा रहा है और यह संभवतः ऐसा हो सकता है कि बिजली भी अवैध रूप से ली गई हो। तो इस संबंध में वजन का कुछ स्क्रैप्स मिले हैं यहाँ पर और जो नाप तौल से संबंधित जो कागजात हैं वो भी पर्याप्त है नहीं। तो ये पूरी संभावना है कि ये अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है। खूंटी के नगर भवन में जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में अनुमंडल पदाधिकारी दीपेश कुमारी शामिल हुई। उन्होंने राशन वितरकों को संबोधित करते हुए कहा कि देश की कुल 130 करोड़ की आबादी में से 80 करोड़ जनता राशन पर निर्भर है, जिन्हें राशन वितरक मासिक रूप में राशन उपलब्ध कराते हैं। उन्होंने कहा कि खूंटी में 300 महिला मंडल राशन वितरक हैं और वे बखूबी ग्रामीणों को राशन देने का काम कर रही हैं। वहीं जिला आपूर्ति पदाधिकारी भीम उरांव ने राशन वितरकों को सही तरीके से सेवा सुनिश्चित कराने पर बल दिया। को मिटा रहे हैं तो आप ये लोग समझ लीजिए, आप ये बात बिल्कुल समझ लीजिए कि आपकी भूमिका इस देश में सबसे बड़ी भूमिका है। आप ही हैं जो एक गरीब लाचार व्यक्ति जिसके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है, उस व्यक्ति को आप खाना पहुंचा रहे हैं, चावल दे रहे हैं, चीनी दे रहे हैं, दाल दे रहे हैं। तो आप लोगों का जितना धन्यवाद करें, जितना शुक्रिया अदा करें, उतना कम है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के दुमका स्थित क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक नींबू, लीची और आम की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनुसंधान कर रहे हैं। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के दुमका स्थित क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक उद्यान में आम, लीची और नींबू की विभिन्न प्रजाति के पेड़ों पर रासायनिक प्रयोग कर उनकी उत्पादकता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आमतौर पर आम की फसल 1 वर्ष के अंतराल में आती है। आम के पेड़ में हर साल समान रूप से और अधिक मात्रा में फसल आए, इस अनुसंधान के लिए केंद्र के उद्यान में आम की 15 प्रजाति के
पुराने पेड़ को चुना गया और उन पर प्रयोग किया गया। इस प्रयोग के सकारात्मक परिणाम भी आए हैं। यहाँ के जिन पेड़ों में पिछले साल फसल आई थी उन पर इस बार भी मंजर आने लगे हैं। संताल परगना में जो है आम जो है बहुत प्रॉमिजिंग क्रॉप है, तो ये हो गया है, बहुत दिन का है। लेकिन अभी जो है ये आम में एक प्रॉब्लम ये होती है जो अल्टरनेट बियरिंग होती है, एक साल आता है फुल, एक साल नहीं आता है। तो इस बार जो है देख रहे हैं काफ़ी मात्रा में जो है मंजर आना शुरू हो गया, इनिशिएशन स्टार्ट हो गया। यहाँ के कृषि वैज्ञानिकों ने इसका सीड रूट तैयार किया है और उन्हें उम्मीद है कि इस प्रयोग को वे जल्द ही किसानों के उद्यान तक ले जा सकेंगे, जिससे किसानों को लाभ होगा। नंबर 1 में चाइना है, सेकंड में शाही है, थर्ड में रोज सेंटेड है। तो अमंग दिस 3 वैरायटीज में 3 वैरायटीज में जो है चाइना हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस है। 2 वैरायटीज भी अच्छा है, लेकिन बेस्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से हम लोग कहेंगे तो चाइना हमारे यहाँ अच्छा कर रहा है। यहाँ लीची की 3 प्रजातियों पर भी अनुसंधान किया गया, जिसके परिणाम सकारात्मक रहे। झारखंड में आम का जो है डिमांड बहुत है और आम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्रूट है झारखंड के लिए। तो हम लोग की आम के ये जो है हम लोग इस बार जो है कुछ सीड रूट स्टॉक मेंटेन किए हैं, ताकि जो है हम लोग इसका पौधा इस बार तैयार करेंगे। दुमका सहित समूचे संताल परगना में कृषि विकास की असीम संभावना है। फलों के उत्पादन को बढ़ावा देकर किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की ओर से रांची के सरला बिरला विश्वविद्यालय में नेशनल रैपिड एंड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप की शुरुआत हुई। कल से शुरू हुई इस चैंपियनशिप में देश भर से 316 खिलाड़ी रैपिड और 292 खिलाड़ी ब्लिट्ज फॉर्मेट में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें 50 इंटरनेशनल मास्टर और ग्रैंड मास्टर शामिल हैं। 23 मार्च तक चलने वाली इस चैंपियनशिप का उद्घाटन डीआरएम जसमीत सिंह बिंद्रा ने किया। रांची में खेली जा रही झारखंड अस्मिता महिला हॉकी लीग में नॉकआउट चरण की टीम तय हो गई है। जूनियर वर्ग में हजारीबाग, खूंटी, सिमडेगा और बोकारो की टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। खूंटी, सिमडेगा और बोकारो क्वार्टर फाइनल्स में जगह बना पाने में सफल रहे हैं। इन टीमों के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज खेले जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 में लॉस एंजलिस में मुक्केबाजी को फिर से शामिल करने की मंजूरी दे दी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में मुक्केबाजी को फिर से शामिल करने की मंजूरी दे दी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 144वें सत्र के दौरान सभी सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया। आईओसी अध्यक्ष थॉमस बाक ने लॉस एंजलिस खेलों में मुक्केबाजी को शामिल किए जाने पर कहा कि वे एक शानदार मुक्केबाजी टूर्नामेंट की उम्मीद कर सकते हैं। ऐसा अक्सर नहीं होता है जबकि किसी खेल को ओलंपिक कार्यक्रम में शामिल करने पर सर्वसम्मति बने। बाक ने नई संचालन संस्था को भी बधाई दी, जिसे आईओसी ने पिछले महीने मान्यता दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 120वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम के लिए लोग अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 के माध्यम से दे सकते हैं। भारत ने डिजिटल आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वदेशी वेब्स ब्राउजर प्रतियोगिता के तहत भारत का अपना वेब्स ब्राउजर विकसित करने की पहल की गई है। वेव्स के यंग फिल्म मेकर्स चैलेंज में युवा फिल्म निर्माताओं का उत्साह और जोश 7वें आसमान पर है। और ये जोश हो भी क्यों ना, इतने बड़े मंच पर उन्हें प्रतिभा, रचनात्मकता और कल्पना दिखाने का भरपूर अवसर जो मिल रहा है। यंग फिल्म मेकर्स चैलेंज को 2 श्रेणियों 12 से 15 और 16 से 19 वर्ष में बांटा गया है। इसके अंतर्गत युवा फिल्मकारों को मात्र 60 सेकंड में अपनी कौशल और प्रतिभा को फिल्म के माध्यम से स्क्रीन पर दिखाना है। यंग फिल्म मेकर्स चैलेंज का मकसद प्रतिभागियों के बीच नवाचार, कहानी कहने की कौशल और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना है। भारतीय मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड
पे पहुंचाने के लिए। व्हिस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल के उपाध्यक्ष चैतन्य चिंचलीकर ने वेव्स में मीडिया और मनोरंजन उद्योग में वैश्विक पहचान बनाने के लिए 3 महत्वपूर्ण स्तंभों पर जोर दिया। पहला स्तंभ है सरकार की इच्छा शक्ति और क्षमता, जो सरकार की नीतियों का दर्पण है। वहीं दूसरा स्तंभ है एक स्थान, जहां से भारत की फिल्म उद्योग की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंच सके। तीसरा स्तंभ देश के प्रतिभाओं के विकास पर ध्यान देना है। इंडिया को, भारत को दुनिया के मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अग्रिम पोजीशन लेना है, उसके लिए ये 1 of 3 पिलर्स है। और ये बहुत ज़रूरी है एज 1 of 3 पिलर्स, जो काइंड ऑफ where it is incumbent, it is almost mandatory that you have to have all 3 pillars if you want to make sure that India is at somewhere at the top. चैतन्य चिंचलीकर का मानना है कि वेव्स में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं और रचनात्मकता का एक बेजोड़ संगम देखने को मिलेगा। वेव्स फिल्म निर्माताओं को कहानी कहने, अपनी प्रतिभा दिखाने के साथ साथ आत्मविश्वास पैदा करने का काम करेगी। तो तैयार हो जाइए रोमांच और विविधता से भरपूर वेव्स के लिए। कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा महोत्सव होने जा रहा है और ये तो पहला चरण है इस महोत्सव का। आगे आने वाले समय में इस वेव्स समिट को हम एक मूवमेंट मान सकते हैं, जो कि भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। कैमरा पर्सन गौरव कागड़ा के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, मुंबई। आज अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस घोषित किया था। यह दिवस सभी प्रकार के वनों के महत्व का जश्न मनाता है और उनके बारे में जागरूकता बढ़ाता है। वनों, वन भूमि और पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। संयुक्त राष्ट्र ने इसकी शुरुआत पृथ्वी के सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक को मान्यता देने और उसकी रक्षा करने के लिए की गई थी। इस साल की थीम वन और भोजन है। यह थीम इस बात पर जोर देती है कि वन न केवल पर्यावरणीय संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि हमारे भोजन प्रणाली में भी उनका अहम योगदान है। वन फल, मेवे, मसाले और औषधीय पौधे देते हैं, जो दुनिया भर के लाखों लोगों को पोषण करते हैं। वनों से फसलों और पारिस्थितिकी तंत्र को मदद मिलती है, जिससे खाद्य उत्पादन संभव होता है। Viksit Bharat of 2047 needs to secure nutrition and livelihoods for 160 crore people. The challenge is vast and the forests are an answer. They can strengthen our food systems while making economy greener. Forests not only feed us with fruits, nuts and oilseeds, but they also keep agriculture alive by sheltering pollinators, providing fresh water and keeping soils healthy. The livelihoods of 27.5 crore Indians depend on forest. Forests are our allies. Let's help them help us. वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि वे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करके हवा को शुद्ध करते हैं और जलवायु को संतुलित बनाए रखते हैं। ये पारिस्थितिकीय तंत्र न केवल पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं, बल्कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन दुनिया की 80% स्थलीय जैव विविधता का घर है और अरबों लोग, विशेष रूप से स्वदेशी और ग्रामीण समुदायों के लिए आवश्यक संसाधन भी प्रदान करते हैं। आइए प्रकृति के साथ खड़े हो और एक हरित स्वस्थ भविष्य की दिशा में काम करें, क्योंकि एक समृद्ध वन एक पोषित दुनिया का आधार है। कैमरा पर्सन शिव के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश से जनजीवन प्रभावित। वज्रपात से 4 की मौत। अगले 2 दिनों तक कई इलाकों में तेज हवा के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी। विधानसभा के बजट सत्र में आज कई विभागों की अनुदान मांगों और कटौती प्रस्ताव पर होगी चर्चा। मंत्री राधाकृष्ण किशोर बीमार, सुदिव्य कुमार देखेंगे विधायी कार्य। साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। देवघर और जामताड़ा से 19 अपराधी गिरफ्तार।
और रांची में राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप की शुरुआत, 600 से अधिक खिलाड़ी हो रहे हैं शामिल। झारखंड अस्मिता महिला हॉकी में आज खेले जाएंगे क्वार्टर फाइनल मुकाबले।